जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख डिफेंस अपडेट्स पे। भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजीज ने बेंगलुरु में अपना एवरेस्ट इंजन अनवील किया है। यह लगभग 800 किलोटन वैक्यूम थ्रस्ट वाला LOX मीथेन फुल फ्लो स्टेज कंबशन इंजन है, यानी करीब 80 टन थ्रस्ट क्लास का इंजन है। कंपनी के अनुसार यह भारत का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड FFSC रॉकेट इंजन है। एस्ट्रोबेस की स्थापना 2024 में हुई थी। अब FFSC तकनीक खास क्यों है? FFSC में फ्यूल रिच, ऑक्सीडाइजर रिच दोनों फ्लोज को अलग अलग प्री बर्नर्स और टर्बो मशीनरी से गुजार कर मेन कंबशन चैम्बर में भेजा जाता है। बहुत हाई चेंबर प्रेशर हासिल किया जा सकता है। इससे प्रोपेलेंट से अधिक एनर्जी निकालने की क्षमता मिलती है और रीयूजेबल रॉकेट्स के लिए एफिशिएंसी और पेलोड कैपेबिलिटी बेहतर हो सकती है। इस आर्किटेक्चर का सबसे प्रसिद्ध ऑपरेशन उदाहरण है SpaceX का रैप्टर। तो कुल मिलाकर एस्ट्रोबेस ने 800 किलोटन क्लास का मेथलॉक्स FFSC इंजन का एक बड़ा टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन हासिल किया है, लेकिन असली परीक्षा अब फुल स्केल हॉट फायर टेस्टिंग और फ्लाइट क्वालिफिकेशन में होगी। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने मुस्लिम बहुल देशों के बीच एक सामूहिक सैन्य गठबंधन बनाने की वकालत करी है, जिससे कुछ लोग मुस्लिम नेटो या इस्लामिक नेटो का नाम दे रहे हैं। प्रस्तावित गठबंधन का उद्देश्य मुस्लिम बहुल देशों के बीच सैन्य, खुफिया और रक्षा सहयोग बढ़ाना है। संभावित सहयोग में तुर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरेबिया, कतर, ईरान, जॉर्डन और इजिप्ट जैसे देशों का उल्लेख किया गया है। प्रस्ताव में साझा इंटेलिजेंस शेयरिंग, हथियार विकास, सैन्य सहयोग और कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन जैसी व्यवस्थाओं की कल्पना की गई है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस प्रस्तावित सुरक्षा ढांचे में भारत और इजराइल को प्रमुख विरोधी और चिंता के केंद्र में देखा जा सकता है। पाकिस्तान में इसके समर्थकों का तर्क है कि इससे मुस्लिम देशों की सामूहिक सैन्य क्षमता और डेटरेंस मजबूत होगी। हालांकि रणनीतिक जो विशेषज्ञ हैं उनके अनुसार इस तरह के गठबंधन के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। मुस्लिम देशों के बीच आपसी जो प्रतिद्वंद्विता है और अलग अलग विदेश नीतियां और नेतृत्व संबंधी जो मतभेद हैं, वो इसको सफल होने देंगे या नहीं देंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर पाकिस्तान इस समय भारत के विरोध में इस प्रकार अंधा हो गया है कि काउंटर करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। रक्षा मंत्रालय ने छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान यानी 6th Gen फाइटर एयरक्राफ्ट के विकास अधिग्रहण की दिशा में प्रयास शुरू कर दिए हैं। संसद की स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस ने सरकार से 6th जनरेशन फाइटर के लिए स्पष्ट रोड मैप और प्लानिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाने की सिफारिश की है। दुनिया में फिलहाल 2 प्रमुख 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट कंसोर्टियम है, जिसमें यूके, इटली, जापान का GCAP और फ्रांस और जर्मनी का सो कॉल्ड FCAS है। सो कॉल्ड इसलिए क्योंकि अब ये आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इसमें संशय के बादल मंडराने लगे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इंडियन एयरफोर्स इनमें से किसी एक कंसोर्टियम के साथ जुड़ने की कोशिश कर सकती है, ताकि भारत एडवांस फाइटर टेक्नोलॉजी में पीछे ना रह जाए। रक्षा मंत्रालय ने खास तौर पर फ्रेंच लेड FCAS प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए प्रयास शुरू किए हैं, और इस रिपोर्ट में बहुत बड़ी जो चीज़ें हैं वो सामने भी आई हैं। इसका मतलब ये है कि भारत केवल भविष्य में 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने की योजना नहीं बना रहा, बल्कि डेवलपमेंट प्रोग्राम में शुरुआती चरण से भागीदारी की संभावना भी तलाश रहा है। साथ ही भारत का अपना AMCA प्रोग्राम भी अपने योजना के अनुसार आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन साथ ही साथ भारत जो है 6th जनरेशन प्रोग्राम में भी अपनी जो एंट्री है उसको सुनिश्चित करना चाहता है। पार्लियामेंट्री पैनल की तरफ से अगर हम बात करें तो भारतीय वायुसेना की कॉम्बैट कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी अपग्रेड को टॉप प्रायोरिटी दी जा रही है और देने के लिए सलाह भी दी गई है। संसदीय रक्षा समिति ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के कामकाज और रक्षा R&D को लेकर कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि DRDO के प्रोजेक्ट के लिए अब स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्य तय करने पर जोर दिया गया है। DRDO के लिए क्लियर KPI तय हो, इस बात पर भी जोर दिया गया है। समिति ने कहा है कि DRDO को जल्द से जल्द हर प्रोजेक्ट के लिए स्पष्ट और मेजरेबल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानी KPI तय करने चाहिए। इनमें लागत कितनी रहेगी, कॉस्ट एफिशिएंसी कितनी रहेगी, ये भी शामिल होंगे। टेक्नोलॉजी कितनी मैच्योर हुई, टारगेट डेट क्या है, प्रोजेक्ट कब तक पूरा होगा, ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस यानी सेना के इस्तेमाल के लिए कितना प्रभावी है, ये सब भी इसमें शामिल होंगे। मतलब अब सिर्फ प्रोजेक्ट चल रहा है कहना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उसकी प्रगति को आंकड़ों और तय लक्ष्यों से मापा जाना चाहिए। इसके अलावा प्रोजेक्ट डिलेज और कॉस्ट ओवररन पर भी निगरानी रखने की बात की गई है। समिति चाहती है कि DRDO स्पष्ट करे कि प्रोजेक्ट समय पर पूरा कैसे होगा और कैसे उसको पूरा किया जाएगा, डिले तो नहीं होगी। इन सारी चीज़ों पर भी DRDO की तरफ से स्पष्ट टिप्पणी है वो होनी चाहिए, और यहाँ पर टालने वाली जो प्रक्रिया अभी तक थी उसका यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में विरोध किया गया है।
रिपोर्ट्स के अनुसार इंडियन एयरफोर्स अपने पुराने सोवियत इरा के S-125 पिचोरा सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को अभी तुरंत रिटायर नहीं करेगा, बल्कि इसके लिए डिजिटली अपग्रेडेड वर्जन को तब तक ऑपरेशनल रखा जाएगा जब तक कि नई जनरेशन की इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम पर्याप्त संख्या में सर्विस में नहीं आ जाते। यहाँ पर मुख्य रूप से बात की जा रही है प्रोजेक्ट कुश की। पिचोरा मूल रूप से 1970 की डिज़ाइन है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने इसके कई सिस्टम को व्यापक रूप से मॉडर्नाइज किया है। अपग्रेड में डिजिटल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, बेहतर सर्विलेंस और फायर कंट्रोल रेडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सेंसर, इंप्रूव कम्युनिकेशन और एनहांस डेटा लिंक शामिल है। और अब अपग्रेडेड पिचोरा सिस्टम को इंडियन एयरफोर्स के ब्रॉडर इंटीग्रेटेड और नेटवर्क सेंट्रिक एयर डिफेंस आर्किटेक्चर में जोड़ा गया है। इनका सक्सेसफुल यूजर ट्रायल 2025 के अंत में हुआ था, जिसके बाद अभी इनकी जो ऑपरेशनल रेलेवेंस है ये बढ़ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अपग्रेडेड बैटरीज कम से कम 2030 के दशक के मध्य तक सर्विस में रहेंगी, जब तक कि प्रोजेक्ट कुश ऑपरेशनल नहीं हो जाता है। और प्रोजेक्ट कुश ऑपरेशनल होने के बाद इनको रिटायर करना शुरू कर दिया जाएगा। फ्रांस के डसाल्ट एविएशन ने भारत में राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट की फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए टाटा ग्रुप के साथ साझेदारी का प्रस्ताव रखा है। और अगर ये प्रस्ताव लागू होता है तो फिर फ्रांस के बाहर डसाल्ट की पहली राफेल असेंबली लाइन हो सकती है। यहाँ पर कुछ नई बातें भी सामने आई हैं। 114 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट की जो MRFA कार्यक्रम है, इसमें भारत जो है इन विमानों का निर्माण तो करेगा, लेकिन टाटा की भूमिका यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड पहले से ही राफेल के लिए फ्यूजलाज को बना रहा है, और इसी दौरान डसाल्ट एविएशन ये चाहती है कि वो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ ही अपनी जो साझेदारी है उसको एक नया आयाम दे। TSL की हैदराबाद फैसिलिटी में राफेल के रियर और सेंटर फ्यूजलाज समेत कई महत्वपूर्ण हिस्सों का निर्माण होना है और उत्पादन फाइनेंशियल ईयर 2028 के आसपास शुरू होने की उम्मीद है। अब डसाल्ट का जो नया प्रस्ताव है उसमें टाटा को सिर्फ कंपोनेंट सप्लायर नहीं बल्कि राफेल के भारतीय प्रोडक्शन हब का प्रमुख पार्टनर बनाना भी है, और इसीलिए जो बातचीत है वो लगातार जारी है। डसाल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड यानी DRAL की नागपुर फैसिलिटी को भी राफेल FAL के लिए संभावित स्थान के तौर पर पहले से देखा जाता रहा है। तो अब देखना ये है कि आगे चल के किसको फाइनलाइज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर 2 FAL की जो संभावना है अब वो सामने आई है। भारत की अस्त्र मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को और बेहतर बनाने पर काम चल रहा है। सबसे बड़ा संभावित बदलाव जो है वो उसकी इफेक्टिव एंगेजमेंट रेंज में हो सकता है। मौजूदा प्रभावी रेंज इसकी 110 किलोमीटर की है, और अभी जो अपग्रेडेड रेंज सामने आ रही है रिपोर्ट्स के बाद, वहां पर तकरीबन 160 किलोमीटर तक जो अपग्रेडेड रेंज है इसको रखने की बात की गई है। लेकिन संभावित जो लक्ष्य है वो 107 किलोमीटर या उससे आगे जाने का है। इस अपग्रेड में अस्त्र मार्क 1 के पूरे प्रोपल्शन आर्किटेक्चर को बदलने के बजाय मौजूदा सिंगल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर से ही ज़्यादा परफॉर्मेंस निकलवाने की कोशिश की जा रही है। मुख्य रूप से यहाँ पर इसके लिए एरोडायनेमिक रिफाइनमेंट, फ्लाइट प्रोफाइल ट्रेजेक्टरी ऑप्टिमाइजेशन, बेहतर प्रोपेलेंट केमिस्ट्री और मिसाइल की एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। और ऊंचाई वाले हिस्से में फ्लाइट पैथ ऑप्टिमाइज करके ड्रैग को कम करने की कोशिश की जा रही है। और इन तकनीकों पर ध्यान इसलिए भी दिया जा रहा है ताकि मिसाइल को पूरी तरह नए डिज़ाइन में बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इससे डेवलपमेंट टाइम, इंटीग्रेशन रिस्क और प्रोडक्शन कॉस्ट को नियंत्रित रखने में मदद मिल सकती है, लेकिन इनकी कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तेजस मार्क 2 को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर तेजस मार्क 2 में अब फिक्स्ड कैनन नहीं होगी बल्कि नई तकनीकी जो है ड्राइंग सामने आई है। और उनके अनुसार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने इंटरनल गन की जगह जो एक्सटर्नल पॉडेड गन कॉन्फ़िगरेशन है उसको अपनाने का निर्णय लिया है। अब ये फैसला क्यों सामने आया है? दरअसल इंटरनल गन हटाने से एयरफ्रेम के अंदर काफ़ी जगह खाली होगी। इससे अतिरिक्त स्पेस का उपयोग नई एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, मिशन कंप्यूटर और कूलिंग सिस्टम के सहित अन्य मिशन के जो उपकरण हैं उनके लिए किया जा सकेगा, और इससे विमान को भविष्य में अपग्रेड करना आसान होगा। मिशन फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। किसी भी मिशन में कैनन की ज़रूरत होगी तो उसके लिए कैनन का जो पॉड है वो लगा दिया जाएगा, लेकिन दूसरे जो मिशन जहां पर रिकॉनेसेंस मिशन हो गए और दूसरे मिशन हो गए जहां पर मिसाइल्स की ज़रूरत है, तो उस स्थिति में ये जो एक्सटर्नल पॉड है इसको निकाल दिया जाएगा और मिशन के अकॉर्डिंग जो विमान है वो हथियारों को और सेंसर्स को कैरी कर पाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नया चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।